नमस्कार। पिछली बार बताया था कि नादिर शाह के सैनिकों का लाल किले के बाहर के बाजार में वहाँ के बनियों से झगड़ा हो गया और उसमें कुछ सैनिक मार डाले गए। ये घटना जब नादिर शाह के पास पहुंची, लाल किले में बैठा हुआ था वो, तो उसको इस बात का तत्काल आभास हो गया कि अगर इस घटना का बहुत जोरदार जवाब नहीं दिया गया तो हम प्रदेश में बैठे हुए हमारी सेना के साथ कुछ भी हो सकता है। और जैसा मैंने बार बार कहा, वो जमाना और था। उसने तलवार निकाली म्यान से, और म्यान से तलवार निकालने के बाद उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक ये तलवार मैं वापस अपने म्यान में नहीं लेता हूं तब तक तुम लोग दिल्ली के लोगों को मार डालो और उनसे जो कुछ भी मिले लूटो। इसके पीछे प्रकट उद्देश्य केवल ये था कि उसके सैनिकों के मारे जाने के बाद जो एक छोटा मोटा जो भी एक वातावरण क्रिएट हो गया रहा होगा उस जमाने में कि नादिर शाह और उसके सैनिकों पर काबू किया जा सकता है, उसका बहुत ही भयानक जवाब उसको देना था। और इसलिए उसने ये कह सकते हैं कि शायद इतनी बर्बरता की जरूरत नहीं होगी या नहीं रही होगी, वो तो एक और बात है, लेकिन जो भी हुआ ये तो हो ही गया। उसने कहा कि जब तक हमारी तलवार अंदर नहीं जाती मैंने वापस, तब तक दिल्ली में नरसंहार करो और लोगों को लूट लो। सैनिक तो हथियार बंद थे ही, उन्होंने काम शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक ये काम चलता रहा। अब मुझे उन वजीर का नाम नहीं याद है। भयानक नरसंहार मच रहा था, लाखों की संख्या में लोग मार डाले गए, उनके घरों को लूट लिया गया। और उस भयानक माहौल में नादिर शाह से इस काम को रोकने के लिए कहने का जो साहस था वो किसी में भी नहीं था। तो दिल्ली दरबार में वजीर हुआ करते थे, वो अच्छे शायर भी माने जाते थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब आप किसी तरीके से नादिर शाह को समझाइए शायरी के माध्यम से इसे कि वो इस काम को रोके। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, शेर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि हुजूर अब आप जो है किसी तरीके से जितने लोग दिल्ली में मार डाले गए हैं उनको वापस दिलाइए ताकि उनको दोबारा मारा जा सके, क्योंकि अब दिल्ली में मारने के लिए लोग ही नहीं बचे हैं। बहरहाल ये तो एक किस्सा हुआ। उस समय तक भी काफ़ी देर हो चुकी थी और नादिर शाह भी इस बात को समझ चुका था कि काफ़ी हो गया और हमारा जो वर्चस्व और हमारा जो टेरर का जो हमें इस्टेब्लिश करना था वो हमने कर दिया। खैर उसने तलवार वापस म्यान में डाल ली और दिल्ली का नरसंहार रुक गया। बहरहाल अब जो नुकसान होना था तो हो ही गया, उसमें क्या किया जा सकता है। और इस घटना के बाद फिर इस दौरान में उसने पूरा देख लिया कि दिल्ली में कहाँ कहाँ क्या क्या था। काफ़ी कुछ लूट मची गई थी। और उसके बाद उसने मोहम्मद शाह रंगीला से भी वापस चलने की बात की और जो कुछ भी खजाना वो ले सकता था वो सब उसने बटोर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला खजाने की चाबी नादिर शाह को पहले ही दे चुका था, सारा कुछ उसने दिया। और वो मुगलों का सिंहासन तख्त ताऊस भी उसने रख लिया जो 1100 किलो सोने का बना था और जिसमें पसेरियों के हिसाब से हीरा मोती माणिक पन्ना जड़ा था और प्लस कोहिनूर हीरा भी ले लिया। ये सब दे करके 7 ऊँटों पे लाद करके वो वहाँ से चल पड़ा। इस बीच में 2 काम और हुआ। बहुत सी घटनाएं उसके बारे में बहुत सी बताई जाती हैं, जो भी घटना उचित रही हो, क्योंकि इस अंदर खाने जो षड्यंत्र होते हैं उनके बारे में प्रामाणिकता से और तार्किक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलने के पहले किसी वजह से सादत खान बुरहानुल मुल्क से भी उसकी झड़प हो गई नादिर शाह की, और बंद कमरे में जो भी बात हुई हो इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था जो आके बताता। बस ये बताया लोगों ने, इसका जिक्र मिलता है कि नादिर शाह और सादत खान बुरहानुल मुल्क में बहुत ही गर्मागर्म लहजे में बातचीत हुई, झड़प हुई। अब जो भी बात हुई हो उसका नतीजा ये हुआ कि सादत खान बुरहानुल मुल्क लौट के आए अपने दिल्ली वाले घर में, और लौट के आने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली और वो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन राजनीति में इस तरीके के जो घटनाएं जो घटती हैं जिनसे आमतौर पे आदमी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जो लोग इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं और राजनीति में प्रभावी होते हैं वो इस तरीके की छोटी मोटी उनके लिए ये सब छोटी मोटी घटनाएं, मरना मारना, आत्महत्या कर लेना। तो उनके सादत खान बुरहानुल मुल्क के मरने के बाद भी जो उनके दामाद थे और उनके भतीजे भी थे एक तरीके से, सफदरजंग जिनका मकबरा अभी भी दिल्ली में बना हुआ है, और सफदरजंग जो सादत खान बुरहानुल मुल्क के बाद अवध के सूबेदार बने, वो तत्काल सक्रिय हो गए अपने ससुर के मरते ही, और उन्होंने नादिर शाह से मोहम्मद शाह रंगीला को कहला करके दिल्ली के वजीर की गद्दी हासिल कर ली।
तो जो पूरा झगड़ा हुआ जिसके चलते चीज़ों की इतनी लूटपाट, इतनी मारकाट सब कुछ बची, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो सादत खान न सही लेकिन उनके दामाद और बाद में अवध पे बैठने वाले जो दूसरे नवाब थे सफदर जंग, वो सफल हुए और वो नादिर शाह को कुछ पैसे दे करके, करोड़ 2 करोड़ जो भी दिए उन्होंने, उस पैसे दे करके उन्होंने नादिर शाह से दबाव डलवाया कि अब जो है अगला वजीर सादत खान तो अब है नहीं लेकिन उनके दामाद सफदर जंग को बना दिया जाए। तो इस तरीके से सफदर जंग जो थे वो अब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रगीले के वजीर बन गए। इस तरीके से देखा जाए तो एक काम में तो जान देने के बाद भी सादत खान सफल रहे, वो न सही तो उनका दामाद और अवध का अगला नवाब वजीर बना। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, जिसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है, और व्याख्या होती भी इतिहास की किताबों में, कि मुगलों की कमजोरी पूरी तरीके से जो बाहर की ताकतें थी उनके सामने स्पष्ट हो गई, उनके सामने आ गई। सबको पता चल गया कि बादशाह कमजोर है और उसके जो दरबारी है वो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसके बाद से लेकर के आप देखिए, और इतिहास जानने वाले जानते भी हैं, तो उसके बाद से हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमणकारियों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। हर साल 2 साल में लोग आते थे और हिंदुस्तान के लोगों को लूट मार करके और मुगल बादशाह को भी लूट लाट करके और चले जाते थे। ये सिलसिला एक तरीके से देखा जाए तो 1761 तक तो पूरी तरीके से चलता ही रहा, और क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेज जो बक्सर की लड़ाई जो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई, जिसमें शुजाउद्दौला हारे, तो अवध के तीसरे नवाब थे। तो 1739 से, और एक तरीके से देखा जाए तो 1764 और उसके बाद भी विदेशी आक्रमणकारियों ने आ करके और हिंदुस्तान को बुरी तरीके से लूटा, और उस लूटपाट पे जो पैसे कौड़ी का नुकसान हुआ तो वही हुआ, और तमाम संख्या में लोग मारे गए, और हिंदुस्तान की जो बेहरमती हुई, जो बेइज्जती हुई, वो तो एक अलग से हुई। और साथ ही साथ वो अव्यवस्था के दौर से जिससे हिंदुस्तान गुजर रहा था, वो अव्यवस्था और भी गहरी होती गई, जो कालांतर में हिंदुस्तान के और ज़्यादा बर्बाद होने की नींव रख गई। देखा जाए एक तरीके से, अगर देखा जाए तो 2 लोगों की महत्वाकांक्षा ने हिंदुस्तान को बर्बादी की उस राह पे ढकेला जिसपे हिंदुस्तान को अगर न ढकेला जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। केवल यही, ऐसा भी नहीं था कि केवल यही 2 लोग जिम्मेदार थे, लेकिन जो भी घटनाएं, जो भी परिघटनाएं, जो भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, उनमें इन दोनों व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का भी एक अच्छा खासा रोल था। इतिहास में ऐसा ही होता है, लोकहित के नाम पे जो लोग जाते हैं, शासन करते हैं, कहीं न कहीं वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लोगों का ही बहुत बड़ा हित करते हैं, समाज का हित करते हैं, देश का भी हित करते हैं। ये भी एक इतिहास की विकट सच्चाई है। इसको अगर आप जानें तो तमाम तरीके की मूर्खताओं से बचे रहेंगे और आप दिमाग जो है शांत रहेगा, तो आप लोगों के बहकावे में भी नहीं आएंगे। अगर ये पसंद आया तो इसको पसंद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। बाकी कहानी इसके अवध की अब जो दूसरे सूबेदार आएंगे, सफदर जंग, जो सादत खान बुरहान मुल्क के बाद दूसरे सूबेदार बने, उनकी कथा अब आपको अगली बार बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्ते।